जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी एक नया टॉपिक जिसका नाम है हमारा यहाँ पर, है ना, जिसका नाम है हमारा यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। ठीक है जी, वेरी गुड, है ना। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं। कौन कौन है भैया दिखाना। छाया है, ऋचा है, श्यामकरण, लोकेश, दीपांशी, मंजू, कंचन, पिंकी, नीतीश, गायत्री, भावना, सोनू, करीमान, विवेक, साक्षी, प्रतिभा, रक्षा, प्रत्यांश, सपना, लीलू, श्याम, कैलाश, मनीष, काव्या, सूरज, शिवानी, दीपक, पूनम, अंकित। मैं बढ़िया हूँ, आप सब कैसे हैं? है ना, मैं भी ठीक हूँ। चलिए, अच्छा, कई बार पता है क्या होता है कि जैसे आप में से किसी एक व्यक्ति के जैसे कुछ कॉमन नाम होते हैं, जैसे मेरा नाम कॉमन है ना, जैसे प्रिया नाम कॉमन है, जैसे पूजा नाम कॉमन है, जैसे अमन नाम कॉमन है। तो एक व्यक्ति का लो, जैसे अंकित नाम कॉमन है, एक का लिया और उससे जितने भी अंकित थे सब खुश हो जाएंगे मेरा लिया, और जबकि शायद उनका तो मैं देखा भी ना हो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, खुशी होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नाम से अलग ही कुछ होता भी नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन ऐसा होता है कई बार कि मैंने पढ़ा किसी और का था और थैंक यू मुझे कोई और बोल जा रहा है। बहुत बढ़िया, तो शुरू करते हैं हम क्लास को बिना किसी देरी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले मुझे आपसे करनी है थोड़ी सी चर्चा। चर्चा क्या है जी? चर्चा है टेक एवरी चेंज चांस यू गेट इन लाइफ बिकॉज सम थिंग्स ओनली हैपन वंस। यानी कि अपने जीवन में तुम्हें जितने भी मौके मिले या जो भी मौका मिले, उसे पूरी तरह से, पूरी ताकत से उसमें अपनी जान झोंक दो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन, जिंदगी हमें सिर्फ एक ही बार मौका देती है ना। देखो, जब आप तैयारी कर रहे हो तो सोचो कि तुम आखिरी बार तैयारी कर रहे हो, और जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो तो तुम इस चीज को भूल जाओ कि ये आखिरी बार है ना। जीवन बहुत सारे मौका देगा, तभी आप चीजों को बहुत बेहतरीन तरह से कर पाओगे। तो इस बात का मतलब क्या है? टेक एवरी चांस यू गेट इन लाइफ। अब हो क्या रहा है कि भैया जैसे दिल्ली पुलिस है, ठीक है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बहुत सीरियस तरह से जी जान लगाने का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है हमारा, वो लगभग लगभग समाप्ति की ओर है। अभी मैं उसके ऊपर चर्चा भी करूंगा। लेकिन आपको याद होगा, मैंने अभी लास्ट कुछ दिन पहले एक डिस्कशन किया था कि अगर आपने 10 नंबर आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 8 नंबर तो एमएस वर्ड, एक्सेल, ईमेल, इन वाले टॉपिक से हो गए, और 1 से 2 क्वेश्चन के लिए आपने क्या किया कि कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया, मैंने बताया था आपको। और हुआ क्या कि ये टॉपिक, ये वाले आपसे गलत हो गए और ये वाले आप पढ़ के नहीं गए थे। 2 क्वेश्चन इधर गलत हो गए और ये वाले तो मैंने 2 पढ़े नहीं। 2 और 2 4 गलत हो गए, 6 सही हुए, तो नंबर कितने रह गए? 5। और तुम टारगेट कितने का बना रहे थे? 10 का। तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे, है ना। इसलिए एक अच्छा मौका है आप सभी के पास कि आप सिलेबस को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करें। अब बेहतरीन तरीके से कंप्लीट मतलब कुछ भी मत छोड़ो, है ना, कुछ भी मत छोड़ो। देखो, अगर आप ना पढ़ना चाहें तो अब जो मैं टॉपिक अब कराऊंगा आगे के 2-3 दिनों में, आप इन्हें ना भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इन्हें ना भी पढ़ेंगे, ठीक है, आप इन्हें नहीं भी पढ़ेंगे तो ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर 1% वहां से सवाल आ गया तो भाई फिर उसे गलत अगर आपने छोड़ दिया और मैंने पढ़ाया हुआ है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मेरी पर्सनल जो आप लोगों को एक राय रहेगी वो ये कि आपको सभी क्लासेस कर लेनी चाहिए। अच्छा, इसका एक बड़ा फायदा आप लोगों को ये भी मिलेगा कि जब आप दिल्ली पुलिस जो अब वैकेंसी आएगी, जब फिर से बैच आएगा तो जो अब ये वाले टॉपिक हैं जिन्हें मैं आपको एक्स्ट्रा में करा रहा हूं, जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो ये वाले टॉपिक हैं आपके, तो ये तब नहीं पढ़ने पड़ेंगे आपको। और तब आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर क्या करोगे? पूरी पूरी ताकत लगाओगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्यों ना अभी हमारे पास अच्छा खासा समय है तो हम उन चीजों को भी थोड़ा कवर करके चलें, है ना, हम उन चीजों को भी थोड़ा कवर करके चलें जो हमारी सिलेबस का हिस्सा है लेकिन कम पूछी जाती हैं। बाकी जो जाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग देख लो, मुझे कोई समस्या नहीं है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, मैं सारी क्लासेस लेता, ठीक है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार सिलेबस डिस्कस करता हूं। देखो,
इसका एक और बड़ा रीजन आप सभी को बताया कि एसएससी को लेकर के बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है कि भैया एसएससी सुधार करे सीजीएल वगैरह के चक्कर में। तो आपको बताया कि जो टीसीएस है वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि टीसीएस अब वैकेंसी नहीं, अब पेपर नहीं बनाएगी, पेपर कोई और कंपनी बनाएगी, ये भी सुनने में आ रहा है। तो अभी तक जो पेपर हुआ था 2020 वाला, 2022 वाला, 23 वाला, ये टीसीएस ने बनाया था, तो टीसीएस का पैटर्न एक जैसा था। लेकिन अब अगर कोई और कंपनी पेपर बनाएगी तो क्या वो यही पैटर्न रखेगी? ऐसा जरूरी कतई नहीं है। जो चीजें सिलेबस में दी गई हैं, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ सकता है, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। तुम जो कर सकते हो वो अपना कर सकते हो कि अपनी मेहनत तुम्हें कितनी करनी है। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं है, 4 5 7 8 क्लास होंगी हद से हद, और इन 7 8 क्लासेस में आप देखोगे कि जो थोड़े से एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालने थे, देखो सिलेक्शन हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने से ही होते हैं। आप अगर रनिंग भी कर रहे हो और रनिंग आप कर रहे हो तो सभी लोग साथ में दौड़ रहे हैं, तो भाई जीतोगे कौन? सब साथ के साथ ही पार करोगे। जो थोड़ी और जोर लगाएगा, जो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास करेगा, वो जीत जाएगा। तो आप सोच लो कि इतनी बड़ी वैकेंसी में इतनी बड़ी पूरी फॉर्म भरे जाएंगे, बहुत लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें क्या 4-5 हजार लोग भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने वाले नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई, तो फिर सिलेक्शन उनका होगा। तो आपको अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी। इसीलिए आज मैं इस वाली लाइन को लेकर के आया कि जिंदगी में कुछ मौके हमें एक ही बार मिलते हैं और उसमें हमें अपनी पूरी जी जान लगा देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ देता हूं। भाई हमें थोड़ी ना पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, इस वजह से। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, एससीएम का है और एडब्ल्यूओ टीपीओ का है। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे, एक बार सीन लगाइए भैया, मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूं आपको। जैसे एचसीएम वाला पढ़ लेते हैं, तीनों एक ही है, देखो देखेंगे, दिखाई दे रहा है आप सभी को? तो देखिए हमने यहाँ पर एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड क्या होता है, बेसिक ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ये सभी फीचर्स हमने जान लिए। फिर एमएस एक्सेल में एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट क्या होती है, किसी सेल को एडिट कैसे करते हैं, फंक्शन फॉर्मूलाज पढ़ लिए हमने। फिर कम्युनिकेशन में बेसिक ऑफ ईमेल पढ़ लिया, मेल को भेजना और आपका क्या है रिसीव करना पढ़ लिया। इंटरनेट में हमने www वेब ब्राउजर, इंटरनेट सर्विस, सर्च इंजन, ये सभी चीजें हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पर दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया जी। चलते हैं इधर। अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को देखूं मैं, तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल ये हमारा अभी रह रहा है। ठीक है, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट हो गया, www हो गया, वेब ब्राउजर हो गया। ओपन करके पढ़ोगे तो देखोगे कि एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग है ना, क्रिएशन, एलिमेंट, एक्सेल, कम्युनिकेशन, बेसिक ऑफ ईमेल, ये सभी चीजें, वेब ब्राउजर, यूआरएल आप जानते हो, एचटीटीपी आप जानते हो, एफटीपी आप जानते हो, वेबसाइट्स आप जानते हो, ब्लॉग्स के बारे में आप जानते हो, वेब ब्राउजिंग के बारे में आप जानते हो, सॉफ्टवेयर ये हमारा रह रहा है, सर्च इंजन हमारा हो गया, चैट के बारे में आपने पढ़ लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के बारे में आपने पढ़ लिया, ई बैंकिंग के बारे में आपने पढ़ लिया। यानी कि अब जो हमारा सिलेबस बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यानी कि अगर मैं सॉफ्टवेयर को यहां से उठा के यहां रख दूं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक टॉपिक बच रहा है जिसे हम कहते हैं क्या, कंप्यूटर फंडामेंटल। अब कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, अगर मैं वहां पर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहां आपको सिलेबस दिखा देता हूं जो मैंने आपको पहले दिन दिखाया था। क्या कि ईमेल हमारा हो चुका है, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, शॉर्टकट कीज हो गई, इंटरनेट हो गया, www वेब ब्राउजर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर एब्रीविएशन यानी कि ये शॉर्टकट की होती है, ये भी हो गया। बच क्या रहा है हमारा यहाँ पर, अब कंप्यूटर फंडामेंटल बच रहा है। अगर मैं कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर आपसे बात करूं कि क्या क्या पूछा जाता है, अब इसके अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर बच रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं तो मैं एक लिस्ट बनाकर आपको बताता हूं और हमारा सिलेबस कब खत्म होगा ये सारी जानकारी अभी इसी क्लास में दे रहा हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कौन सा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर, मेमोरी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर, इस हार्डवेयर के अंदर ही हमारी आ जाती हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, और कौन सी आ जाती है, पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, ये हमारी आ जाती हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा बच रहा है।
कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है, वो चीज़ें। इसके अलावा हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यहां पर क्या आ जाएगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एंड आखिरी बचता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर मैं नंबर ऑफ क्लासेस की बात करूं आपसे, तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर, ये हिस्ट्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 1 दिन का है आपका, इनपुट आउटपुट डिवाइस 2 से 3 दिन के हैं, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये 1 से 2 दिन के हैं। यानी कि 3, 4, 5 या 7 दिन का सिलेबस आपका मैक्सिमम, 7 से 8 दिन का सिलेबस हमारा मैक्सिमम बच रहा है, ठीक है। चलो ठीक है जी, तो यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं है, बताएंगे एक बार मुझे जल्दी से, दिखाना कितने बजे चलाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा सिलेबस अभी बच रहा है, जिसके बाद आप ये कह सकते हो कि हाँ जी आपने कंप्यूटर में फिर सब कुछ पढ़ लिया, फिर आपको किसी भी प्रकार की बाद में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वायरस वगैरह सब आप इसमें पढ़ोगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है दोस्त। तो शुरू करें अब हम अपनी आज की क्लास को बहुत खूबसूरत तरीके से, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग पूरी क्लासेस कर लेंगे, अभी कर लेंगे तो बाद में फिर आपको इन पर परेशान होने की जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। शुरू करते हैं अब हम यहाँ पर, है ना, शुरू करते हैं हम यहाँ पर अपनी क्लास को। और अब हमारा जो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कंप्यूटर सिस्टम बनता किससे है, तो याद करो मैंने पहले डेमो में आपको बताया था थोड़ा सा, क्या पहले डेमो में मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर होता है हमारा, है ना, जो कंप्यूटर है वो 3 चीजों से मिलकर के बनता है। कौन कौन सी, एक कंप्यूटर हार्डवेयर, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक ह्यूमन वेयर। यानी कि इन तीनों चीजों के सामंजस्य से, इन तीनों चीजों के मिलने से क्या होता है हमारा, है ना, तो इन तीनों चीजों के मिलने से ये हमारा कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से चल रहा होता है। अगर इनमें से अगर इनमें से एक भी चीज ऐसी है जो मौजूद नहीं है तो कंप्यूटर चल नहीं सकता, है ना, फिर हमारा कंप्यूटर क्या है, चल नहीं पाएगा। कैसे, तो आप देखेंगे जो कंप्यूटर हार्डवेयर है हमारा, ठीक है, ये क्या काम करता है जी, ये हार्डवेयर उपकरण है भैया। बिना उपकरणों के, बिना डिवाइस के, अगर सीपीयू होगा ही नहीं तुम्हारे पास तो फिर तुम कहां से चला पाओगे, ठीक है। अच्छा, मान लो शरीर है लेकिन आत्मा नहीं है, तो भी नहीं चलेगा, है ना। शरीर भी है, आत्मा भी है, लेकिन परमात्मा नहीं है, चलाने वाला ही नहीं है, हमें ईश्वर की कृपा ही नहीं है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास शरीर भी है, उसमें आत्मा भी है, लेकिन भगवान जी के उससे क्या है ना, लेकिन भगवान जी के उस भैया नहीं है उनका मन, तो वो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है। यानी कि तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ आत्मा है तो भी खतरनाक है, सिर्फ शरीर है लाश के तौर पर तो भी खतरनाक है, और ये दोनों हैं भगवान की इच्छा नहीं है तो ये भी। यानी कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर का शरीर, ये कंप्यूटर की आत्मा, और ये इन दोनों को चलाने वाले परमात्मा, ये बैठे हैं छोटे से, है ना, ये बैठे हैं आपके टिंकू लाल छोटे से। और ये क्या कर रहे हैं, ये भैया दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है जी। चलो, है ना, तो ये दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। आगे बढ़ते हैं अब हम, जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है सबसे पहले, वो है कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना। तो हम जानते हैं कि हार्डवेयर आखिर क्या होता है। अगर मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊं तो हम कहेंगे कि जिन्हें हम छू सकते हैं, वे उपकरण जिन्हें हम छू सकते हैं व जिन्हें हम देख भी सकते हैं, वे दोनों ही क्या कहलाते हैं, जिन उपकरणों को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वे हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। कौन से, वे हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर कहला रहे होते हैं। तो जिन्हें हम छू व देख दोनों सकते हैं वे कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, और इन्हीं को हम टेंजिबल डिवाइस भी कहते हैं। क्या, यानी कि जो हार्डवेयर होते हैं हमारे, उन सभी को हम क्या कहते हैं, टेंजिबल डिवाइसेस भी कह रहे होते हैं, कि इन्हें टेंजिबल डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं या सॉफ्टवेयर की कमांड पर काम करती हैं। यानी कि वे उपकरण हार्डवेयर होते हैं जो या तो सॉफ्टवेयर की कमांड पर काम कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर को कमांड दे रहे हैं। बात समझ में नहीं आई जी, दोबारा समझ लो, ठीक है। दोबारा समझ लेंगे और देखेंगे कि वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं, जैसे अगर मैं उदाहरण दूं इसका, तो मान लो
कि आप अपना कंप्यूटर में एमएस वर्ड चला रहे हो, आप चाहते हो कि एमएस वर्ड से क्या करना है, प्रिंट देना है। तो कैसे करोगे, या तो माउस से क्लिक करोगे प्रिंट पर, या फिर कंट्रोल पी बटन दबाओगे। माउस भी क्या है, आपका हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है। यानी कि अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर को कोई कमांड देनी है तो मेरे भाई क्या करना पड़ रहा है आपको, अगर आपको सॉफ्टवेयर को कोई कमांड देनी है तो आप क्या कर रहे हैं, यहां पर हार्डवेयर से कमांड दे रहे हैं। अच्छा, जब आपने कमांड दे दी सॉफ्टवेयर से, प्रिंटर रखा था जी साइड में, आपने यहां से कमांड दी है और सॉफ्टवेयर से कमांड जाने के बाद प्रिंटर हरकत करने लगा, यानी कि सॉफ्टवेयर की कमांड गई तो प्रिंटर ने क्या करा, काम करना शुरू कर दिया। यानी कि हार्डवेयर है प्रिंटर, तो सॉफ्टवेयर की कमांड पर भी काम कर रहा है और सॉफ्टवेयर को कमांड दे भी रहा है, दोनों काम करे जा रहे हैं। क्या है, दोनों ही काम हमारे यहां पर किए जा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि डिवाइसेस दैट गिव्स कमांड्स टू द सॉफ्टवेयर और वर्क ऑन द कमांड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, चलो। अब जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं जी, बहुत तरीके के। तो हम यहां पर देखेंगे कि हर वह उपकरण जिसे आप देख और छू पा रहे हो, हर वह उपकरण जिसे आप देख और छू पा रहे हो वो क्या है, वो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है एक तरीके का। तो आप देखो जितनी भी मार्केट में इनपुट डिवाइसेस होंगी, क्या होता है इनपुट डिवाइसेस, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम, है ना, इसी के अंदर पढ़ेंगे। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होंगी, सीपीयू, प्रोसेसिंग, स्टोरेज डिवाइस जितनी भी हैं, जैसे मेमोरी, सीडी, डीवीडी, कैसेट, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, ये सभी की सभी जिन्हें देख और छुपा रहे हो हार्डवेयर हैं। आउटपुट डिवाइस भी अभी पढ़ोगे। कम्युनिकेशन डिवाइस तुमने जितनी भी पढ़ी, हब पढ़ा, मॉडेम पढ़ा, स्विच पढ़ा, ब्रिज पढ़ा, ये जितने भी आपने पढ़े जिन्हें आप छू और देख पा रहे थे वो क्या है, वो सभी के सभी हमारे यहाँ पर कम्युनिकेशन डिवाइसेस के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के उदाहरण है। क्लियर है, चलो। तो एक बार मुझे बता देंगे कि क्या यहां तक जो भी बात मैंने आपसे थोड़ी बहुत चर्चा की, क्या ये आपको समझ में आ गई, यस और नो, है ना। क्या ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, यस और नो, ठीक है, बताइएगा एक बार जल्दी से। फिर हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी चर्चा और करते हैं किसके बारे में। ये मैंने आपको एक, है ना, हाँ ये चीजें थोड़ी हो चुकी हैं, मैं जानता हूँ थोड़ी हो चुकी हैं, बट हार्डवेयर टॉपिक हमारा प्रॉपर चालू हो रहा है तो एक बार मैं दोबारा करा रहा हूँ उसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे जितनी भी डिवाइसेस हैं हमारी, जिन्हें देख और छू पा रहे हो, ये सभी सभी क्या है, हमारी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर मैं आपकी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो वे डिवाइसेस जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वे कौन सी होती हैं, वे हमारी सॉफ्टवेयर होती हैं। और इन्हीं को हम इंटेंजिबल डिवाइसेस भी कहते हैं। क्या, कि व्हाट वी कैन नॉट टच ओनली वी कैन सी, ऑल्सो कॉल्ड इंटेंजिबल डिवाइस। इन्हें हम इंटेंजिबल डिवाइस भी कह रहे होते हैं। और वे डिवाइस जो हार्डवेयर द्वारा दी गई कमांड पर कार्य करती हैं, वे डिवाइसेस जो हार्डवेयर द्वारा दी गई कमांड पर क्या करती हैं, काम करती हैं, वे हमारी क्या कहलाएंगी, सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमारा एक अगला आता है जिसका नाम है ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर क्या होता है भैया, तो ह्यूमन वेयर शब्द उस व्यक्ति विशेष के लिए यूज होता है जो कंप्यूटर को चलाता है, जो कंप्यूटर यूजर है, जो उपयोग करता है, वो ह्यूमन वेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो ह्यूमन वेयर कहलाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता को ह्यूमन वेयर कहा जाता है, यानी कि जो कंप्यूटर को चला रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ह्यूमन वेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन वेयर। और एक ह्यूमन वेयर डिवाइस भी होती है, प्रोडजी कंपनी ने बनाई थी। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का से मिलकर के बनी होती है और ये उन लोगों के लिए होती है जिनकी देखने व सुनने की शक्ति या मैं कहूँ क्षमता बहुत कम होती है। तो वो हमारी कौन सी डिवाइस होगी, वो कौन सी डिवाइस से काम करते हैं, ह्यूमन वेयर डिवाइस से काम करते हैं। ठीक है, वो किससे काम करते हैं, ह्यूमन वेयर डिवाइस से काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, चलो। तो ये हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ह्यूमन वेयर की एक हल्की हल्की सी डेफिनेशन जान ली। ठीक है जी, अब हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के बारे में। किसके बारे में, अब हम यहां पर बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आखिर इनपुट होता क्या है समझना। देखो, ए मेरे बैच के लोगों, ए मेरे दिल्ली पुलिस के जवानों, जरा याद करो वो डेमो क्लास जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है और देन फिर हमें आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है, फिर हमें आउटपुट मिल रहा होता है ना। तो ये आप सभी को पता है कि जब भी हमें अपने कंप्यूटर से कोई काम कराना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उसे इनपुट देते हैं, फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं, फिर हम आउटपुट देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम आउटपुट देते हैं। ठीक है,
चलो, अब होता क्या है कि कंप्यूटर को इनपुट है क्या, पहली बात तो ये, और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इनपुट का मतलब होता है कि जब भी हम कंप्यूटर को कोई आदेश, कोई निर्देश, कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, है ना, जब भी हम कंप्यूटर को कोई आदेश, कोई निर्देश, कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसी को इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुझे अपने कंप्यूटर से कुछ कराना है, ठीक है, तो मैं उससे कहूंगा, अब कहूंगा कैसे, तो भैया इनपुट दूंगा, इनपुट दे करके कहूंगा, है ना, कैसे कहूंगा, तो हम यहाँ पर इनपुट देंगे आपका, तो ये हो गया हमारा इनपुट, ठीक है। जब आप इनपुट देंगे तो इनपुट किसी ना किसी डिवाइस के माध्यम से दिया जाएगा, तो उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या होता है, इनपुट क्या है समझ में आया। अब देखो यहां पर कि यूजर द्वारा कंप्यूटर को जो आदेश, निर्देश, निवेश, संकेत, इंस्ट्रक्शंस, कोई भी शब्द यूज हो सकता है ना, कोई भी शब्द क्या हो सकता है इनमें से, तो हम क्या कहेंगे, यूजर द्वारा कंप्यूटर को जो आदेश, निर्देश, निवेश, संकेत, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वे ही इनपुट कहलाते हैं। इनपुट वो संकेत होते हैं जो बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को मिलते हैं। यानी कि मान लो कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर हूं, ठीक है, या आप कंप्यूटर हो, अब मुझे गाना प्ले करना है, तो भाई बाहर कौन बैठा है, मैं बैठा हूं ना कंप्यूटर के बाहर, तो बाहरी दुनिया से जो कंप्यूटर को मिल रहे हैं वो क्या है, वो भी इनपुट है एक तरीके से। और उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से बात करने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है, तो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से बात करने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। कैसे होती है जी, तो समझेंगे। जैसे देखो, बात करने का मतलब क्या है, मैं कंप्यूटर से कहना चाहता हूं कि भैया गाने बजा दे, ठीक है, तो क्या ऐसे बजा देगा, नहीं बजाएगा। आप किसका क्लिक करेंगे, आप अपने फोन, अपने माउस को पकड़ेंगे, गूगल क्रोम खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब में जाकर के कीबोर्ड से टाइप करेंगे गाना, तब जाकर के उसे प्ले करेंगे, तब वो बजेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि अब हमने अपनी बात कैसे कही, हमने जो अपनी बात है वो कंप्यूटर से किसके माध्यम से कही है, हमने अपनी बात कंप्यूटर से इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कही है। अच्छा, हमने जब अपनी बात कह दी, उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर हमें मिलता है आउटपुट। तो वो आउटपुट होता है कंप्यूटर जब हमसे बात करता है। अगर कंप्यूटर को हमसे बात करनी है तो वो किस डिवाइस की सहायता लेगा, आउटपुट की, और जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं तो हम सहायता लेते हैं इनपुट की। इनपुट क्या होता है समझ में आ गया। मान लो मुझे अपनी एसी बंद करनी है, ठीक है, तो एसी को बंद किया मैंने, बटन दबाया, मतलब इनपुट दिया और एसी बंद हो गई। लेकिन एसी बंद करने के लिए, इस इनपुट को देने के लिए मैंने किसी ना किसी उपकरण का यूज किया, और वो उपकरण कौन सा था, वो रिमोट है। तो इस रिमोट का मैंने यहां पर यूज किया, तो रिमोट कैसी डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस है ना। तो ये क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण हमारा हो जाता है, ठीक है जी। चलो सर, अलेक्सा चला देगा सॉन्ग, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो अलेक्सा है, सीरी है, ये जो इतनी भी चीजें हैं जो बिना लिखे, बिना छुए काम करती हैं, ये एक टेक्नोलॉजी होती है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, उस पर काम करती हैं, और ये टेक्नोलॉजी भी इनपुट डिवाइस का हिस्सा मानी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो अलग नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इनपुट डिवाइस कौन सी हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिन उपकरण, जिन डिवाइसेस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए करते हैं, वे सभी की सभी हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ओके, तो देख लो, जिन डिवाइसेस के द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा, शब्द, संकेत, आदेश, निवेश, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वे इनपुट डिवाइस होती हैं। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस उचित संचार के लिए बाहरी दुनिया और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करती है। यह उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर डेटा, सूचना भेजने में क्या बनाता है, सक्षम बना रहा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम कुछ और वन लाइनर देखेंगे। तो हमसे यहां पर कहा गया है कि इनपुट डिवाइस पेरिफेरल का एक भाग है, लेकिन इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस नहीं कहा जा सकता। यह स्टेटमेंट याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट है जी, तो ये बात तो सही है कि इनपुट डिवाइस एक पेरिफेरल डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस जो है वो पेरिफेरल डिवाइस का एक भाग है, लेकिन सभी इनपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है, ये बात गलत है ना। ये बात क्या है हमारी, गलत है। तो आप यहां पर देखेंगे हमने क्या लिखा है कि इनपुट डिवाइस इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल डिवाइस। इनपुट डिवाइस कैन नॉट बी कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। इनपुट डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस का एक भाग होता है, लेकिन इनपुट डिवाइस को हम पेरिफेरल डिवाइस नहीं कह सकते, ठीक है। चलो इसके बाद, इनपुट डिवाइस यूजर डेटा को स्वीकार करता है, यानी कि जो भी यूजर है कंप्यूटर का, वो जो भी डेटा दे रहा है उस डेटा को रिसीव करता है, उसकी बात को, ठीक है।
इसके बाद देखेंगे इनपुट डिवाइस हेल्प द कंप्यूटर टू रिसीव डेटा। इनपुट डिवाइस क्या काम करती है कि कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में, रिसीव करने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, चलो इसके बाद सवाल उठता है कि इनपुट डिवाइसेस होती कौन कौन सी हैं। अब यहां से जो आपका चैप्टर शुरू हो जाता है दरअसल वो हो जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस, है ना। ये अब क्या हो जाता है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारा यहाँ पर शुरू हो जाता है। और मैं यहाँ पर आपको लगभग 17 से 18 इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ इस इनपुट डिवाइस का काम क्या है, कौन सा इनपुट डिवाइस है या नहीं है, है ना, कौन सा आपका किस प्रकार का काम करता है, किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार आप नाम देख लेंगे यहाँ पर कंपनी का, सॉरी, सबसे पहले एक बार आप नाम देख लेंगे यहाँ पर किसका, डिवाइसेस का, कि कौन कौन सी डिवाइस हमारी कैसी होती हैं, इनपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड, कीबोर्ड एक कैसी डिवाइस है, याद रखना इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि भाई आप जो भी कुछ आपको कंप्यूटर तक पहुंचाना है वो पहले लिखना होगा। किस में लिखोगे? कीबोर्ड में लिखोगे। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे कीबोर्ड को यहाँ पर इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, माउस कैसी डिवाइस है जी? माउस भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन कैसी डिवाइस है जी? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है भैया? जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हम कहेंगे गेम खेलने के लिए। ठीक है, इसके बाद ओसीआर, ओएमआर, स्कैनर, वेब कैमरा, बारकोड रीडर, एमआईसीआर, लाइट पेन, रिकॉग्निशन सिस्टम, डिजिटाइजर, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, स्मार्ट कार्ड रीडर, टीवी एसी रिमोट, ग्राफिक टैबलेट, ये जितने भी नाम हैं, ये जितने भी नाम हैं हमारे, ये किसका उदाहरण है? ये सभी के सभी हमारे इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। किसका? तो ये सभी के सभी हमारे यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस के ही उदाहरण होते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा सर ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर इनकी फुल फॉर्म क्या है? तो अभी हम आगे सब चीज जान रहे होंगे, है ना। अभी हम जानेंगे, पहले आप मुझे ये बताओ कि ये इनपुट डिवाइस के नाम आपने सभी पढ़ लिए? क्या आपने ये जितने भी इनपुट डिवाइसेस हमने आपको बताए, क्या ये सभी नाम आपने पढ़ लिए? प्रिंटर इनपुट है या आउटपुट? थोड़ा पेशेंस रखिए, जब प्रिंटर के बारे में पढ़ाएंगे तो वो भी पता चल जाएगा, है ना। चलिए, तो बताएंगे, बात क्लियर है यहाँ तक इनपुट डिवाइसेस तक की? चलो, अब अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले चलता हूँ अपनी पहली इनपुट डिवाइस जिसका नाम है हमारा कुंजी पटल, यानी कि जिसे हम हिंदी में कीबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम हिंदी में कीबोर्ड कह रहे होते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ट्रैक बॉल क्या होता है, ओसीआर की फुल फॉर्म क्या है, एमआईसीआर की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सब बताऊंगा। आपसे ज्यादा चिंता मुझे है बताने की, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो कीबोर्ड होता है आपका वो ऐसा होता है देखने में। अच्छा, कीबोर्ड एक कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? बताओ कौन बताएगा। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? कौन बताएगा, बताइए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये हमारा कीबोर्ड है और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। ऐसे डिवाइस होता है तो हम कहेंगे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि कितने प्रकार के इनपुट होते हैं आपके, कितने प्रकार के कीबोर्ड होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ कीबोर्ड? तो आप कहेंगे जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, है ना। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जिसे हम मानक कीबोर्ड भी कहते हैं, और एक होता है हमारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। कौन सा? मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है इसमें जो बटनों की संख्या है वो कितनी होती है? याद रखना, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो बटनों की संख्या है वो 104 होती है, जबकि जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं इनमें बटनों की संख्या नो फिक्स,
फिक्स नहीं होती, निर्धारित नहीं होती। ठीक है, कैसे पता चलेगा जी? तो देखो, स्टैंडर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आखिर अंतर क्या है? पहली चीज तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड तो वो होता है जो कि मानक कीबोर्ड है, जैसा होना चाहिए वैसा होता है। लेकिन मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्या है कि इसमें कंपनी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बटन को घड़ा या घटा या बढ़ा देती हैं, है ना, प्लस या माइनस। बटन को अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर देती हैं, घटा या बढ़ा देती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लैपटॉप इतने छोटे आते हैं कि उनमें कीबोर्ड बहुत छोटा होता है और यहीं पर गिनती दी रहती है, इधर जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है वो नहीं दिया रहता। ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड होते हैं हमारे जो छोटे बनाने हैं, तो छोटे बनाने के लिए वो क्या करेगा, या तो एरिया नहीं देगा, या फिर वो क्या करेगा कि इसी कीबोर्ड में सबसे ऊपर आपको कुछ बटन दे देगा, आवाज बढ़ाने का, घटाने का, है ना। और आपका क्या है, कई सारे तरीके के हमें यहाँ पर कुछ बटन भी दे देता है, जिससे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, वहीं पर रिज्यूम कर सकते हो वहीं पर, है ना। या मैं बात करूँ, इसके अलावा आप और भी कई सारे काम कर सकते हैं किससे, मल्टीमीडिया कीबोर्ड से। जैसे प्रिंट कर सकते हो, तो यहाँ पर कुछ लोगो दिए रहते हैं और वो बटन कीबोर्ड कंपनी ही हमें पहले से लगा के देती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम बहुत स्पीड में काम कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है और इसमें बटनों की संख्या क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। इसमें जो बटनों की संख्या है वो क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। ठीक है, चलिएगा। तो यहां तक की बात समझ में आ गई? यस और नो बताएंगे एक बार जल्दी से। चलिए, अब इसके बाद जब हम और आगे बात करते हैं, चल, है ना, इसके बाद जब हम और आगे बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर में अक्षर, कोई नंबर, कोई सिंबल आदि जानकारी लिखने के लिए, है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई अक्षर हो सकता है, कोई सिंबल आदि जानकारी लिखने के लिए क्या करते हैं, या कीज दबाकर कुछ डेटा इनपुट या लिखने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे कि द कीबोर्ड इज यूज टू राइट द इंफॉर्मेशन लाइक लेटर, नंबर, सिंबल ईटीसी इन द कंप्यूटर और टू इनपुट और राइट सम डेटा बाय प्रोसेसिंग कीज। यानी कि कुल मिलाकर ये बातचीत नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कुल मिलाकर के अगर आप ये बातचीत, ये वाली जो लाइनिंग है, ये नहीं भी लिखोगे तो कोई समस्या नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत देर से कमेंट आ रहा, सर मैं नोट्स बनाऊँ नहीं बनाऊँ। मैं 1000 बार बता चुका हूँ आपको कि कुछ डिसीजन खुद भी लिया करो। ठीक है, बना लोगे तो नुकसान कुछ नहीं होगा। बाकी हर क्लास के लिए हर मिनट में ये नहीं बताया जा सकता कि इसे लिखो इसे मत लिखो, वो आप अपने स्तर पर भी तय कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो सब लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो, अब इसके बाद बात आती है हमारी यहाँ पर कि कीबोर्ड का जो आविष्कार है वो किसने किया था। कीबोर्ड का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो हम क्या कहेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, क्लास रुक क्यों रही है? हाँ, नहीं रुक रही, फिर कैसे कमेंट कर रहे हैं? चलिए, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कीबोर्ड का आविष्कार। तो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया जी? क्रिस्टोफर लेथम सोलिज। कीबोर्ड के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो हम कहेंगे यहाँ पर क्रिस्टोफर लेथम सोलिज ने। किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथम सोलिज ने। ठीक है, क्रिस्टोफर लेथम सोलिज ने। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें जो एबीसीडी होती है वो कितने बटन होते हैं टोटल। कीबोर्ड में जो एबीसीडी होती है वो कितने बटन होते हैं टोटल? तो आप देखेंगे कि इसमें टोटल ए टू जेड यानी कि 26 बटन होते हैं। कितने? 26 की होती हैं। कितनी की होती है हमारे किसी कीबोर्ड में? 26 होती हैं। ठीक है, इसके बाद फंक्शन की जो होती है हमारी किसी भी कीबोर्ड में, फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 12 होती है। कितनी होती है? 12। यानी कि कीबोर्ड में जो F1 से लेकर के F12 तक की बटन दिए रहते हैं उन्हीं को हम फंक्शन की कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको ही हम यहाँ पर फंक्शन की कह रहे होते हैं। अच्छा, न्यूमेरिक कीपैड कितने होते हैं? या न्यूमेरिक तो हम कहेंगे 17। कैसे? तो देखो,
जैसा अभी हमने यहाँ पर जाना कि जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें जो अल्फा न्यूमेरिक वर्ड हैं, अक्षर है, वो कितने हैं, तो आप कहेंगे वो 26 हैं। ठीक है। F1 से लेकर के F12 तक कितने बटन हैं आपके फंक्शन कीज कितनी हैं, तो हम कहेंगे 12 फंक्शन की हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि न्यूमेरिक कीपैड कौन सा होता है, ये वाला होता है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में बटनों की संख्या कितनी होती है? न्यूमेरिक कीपैड में बटनों की संख्या हमारी कितनी होती है, तो हम क्या कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये क्या है जी हमारा, हम कहेंगे न्यूमेरिक कीपैड में जो बटनों की कुल संख्या है वो कितनी होती है, वो 17 होती है ना। भैया ये कीबोर्ड ही तो है, मेरे हाथ में उतना क्लियर नहीं दिखाई देगा जितना यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें देख लो। ठीक है जी। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा यहाँ पर 17 होती है न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है जी। इसके बाद में हमारे कीबोर्ड में कुछ बटन होते हैं जिन्हें हम नेविगेशन कीज कहते हैं। हमारे हमारे कीबोर्ड में कुछ ऐसे बटन मौजूद होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम नेविगेशन की कहते हैं। तो देखेंगे कि इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट आदि में इधर उधर जाने के लिए किया जाता है। इधर उधर जाने के लिए यानी कि जो आपका नेविगेशन, एक चीज बताओ, आपको याद होगा होम बटन, आपको याद होगा एंड बटन, आपको याद होगा पेज अप बटन, ये क्या कर रहा था, ये पेज में ऊपर नीचे जाने के लिए, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए, या किसी लाइन की शुरुआत या एंड में जाने के लिए। तो भैया यही तो काम कर रहा है क्या, कि इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट आदि में इधर उधर जाने के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण कौन से हैं, एरो की, होम बटन, एंड बटन, पेज अप बटन, पेज डाउन बटन, डिलीट, इंसर्ट, ये हमारे जितने भी बटन हैं ये कौन से हैं, ये नेविगेशन की कहलाते हैं। ये वाले यहां से लेकर यहां तक के ये जो बटन है हमारे, ये क्या कहलाएंगे, तो हम कहेंगे ये नेविगेशन की कहलाते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये क्या कहलाता है, ये हमारा नेविगेशन की कहला रहा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा नेविगेशन की है, तो 3-4 ऑप्शन यहाँ से दे देगा, 3 और एक यहाँ से दे देगा, एंड, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट, है ना, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, ये जितने भी बटन हमारे, होम, एंड, ये सभी के सभी हमारे उदाहरण होते हैं किसका, ये सभी के सभी हमारे उदाहरण होते हैं नेविगेशन की का। इसके बाद हमारी एक होती है मॉडिफायर कीज। अच्छा, मॉडिफायर कीज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम हिंदी में संशोधक कुंजियां भी कहते हैं, है ना, बहुत बढ़िया, है ना, इसे हम हिंदी में संशोधक कुंजियां भी कहते हैं। इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। किसका, संशोधक कुंजी कौन सी होती हैं, यानी कि मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं, वे शॉर्टकट की जिनका अकेले में कोई वजूद नहीं होता, लेकिन किसी दूसरी शॉर्टकट की के साथ, किसी दूसरे बटन के साथ मिलकर अगर उसका यूज किया जाए, अगर दोनों को क्या है कि आपका किसी और के साथ मिलकर के वो काम करे तभी काम करेगी, इसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर कीज यानी कि संशोधक कुंजियां कहते हैं। दीज आर यूज्ड इन कंजक्शन विद एनी अदर बटन। ठीक है, जैसे कि कंट्रोल बटन, जैसे कि शिफ्ट बटन, जैसे कि ऑल्ट बटन, जैसे विंडो की बटन, ये हमारे जितने भी बटन हैं, है ना, ये हमारे जितने भी बटन है ये क्या है, ये हमारे यहाँ पर मॉडिफायर कीज के उदाहरण होते हैं। ठीक है। पंक्चुएशन बटन कितने होते हैं, 14। कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, अगर आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछ ले कि बताओ कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस है, इसका सबसे बड़ा बटन कौन सा है, इसका सबसे बड़ा बटन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे बताना। दूसरा, पहले बताओ कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन हमारा कौन सा होता है, तो हम क्या कहेंगे, वो होता है स्पेस बार। तो कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, हम कहेंगे स्पेस बार होता है। कौन सा होता है भाई, स्पेस बार होता है। ठीक है। बैक स्पेस बटन क्या काम करता है और डिलीट बटन क्या काम करता है, आप जानते हो हैं। बैक स्पेस क्या काम करता है कि लेफ्ट साइड एक अक्षर को हटाने के लिए, ठीक है। और डिलीट बटन क्या काम करता है, तो मैं कहूंगा राइट साइड के एक अक्षर को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वो हम यहाँ पर कर रहे होते हैं डिलीट बटन का। अच्छा, एस्केप बटन क्या काम करता है, तो किसी कमांड को कैंसिल करने के लिए,
या अगर आपने कोई डायलॉग बॉक्स यानी कि कोई बॉक्स खोल रखा है, कोई ऐसी लिस्ट खोल रखी है, उसे बंद करने के लिए हम एस्केप का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारा एक अगला नाम आता है एंटर बटन। कौन सा? एंटर। तो जिस भी पंक्ति पर आप लिख रहे हो, जहां पर भी आप कुछ लिख रहे हो, उसी के ठीक नीचे वाली लाइन में जाने के लिए या एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम यहाँ पर एंटर का प्रयोग करते हैं। अगली पंक्तियों में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नंबर लॉक क्या काम करता है, या ध्यान से सुनना कि जैसे आप देखोगे कि ये जो आपका कीबोर्ड था अभी, इसमें यहां पर हमारा क्या होता है, नंबर लॉक भी हमें दिया रहता है। यानी कि अगर आपने नंबर लॉक को ऑन किया हुआ है, ग्रीन लाइट जल रही है, तो ही आपका जो न्यूमेरिक कीपैड है वो काम करेगा। और अगर लाइट नहीं जल रही है ना, अगर आपका क्या है कि लाइट नहीं जल रही, नंबर लॉक आपने बंद कर दिया है, तो फिर वही जो आपके बटन है नंबर की वाले, आपके न्यूमेरिक कीपैड वाले, वो एरो की तरह काम करने लगेंगे। कैसे काम करने लगेंगे? वो आपके एरो की तरह काम करने लगेंगे। तो इसका प्रयोग करने से न्यूमेरिक कीज को एरो की तरह चलाया जा सकता है। यूजिंग दिस द न्यूमेरिक कीज कैन बी ऑपरेटेड लाइक। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा नाम आता है कैप्स लॉक का। तो नंबर लॉक क्या होता है समझ में आ गया आपको? अगर नंबर लॉक ऑन है तो आप लिख सकते हो कुछ भी, लेकिन अगर नंबर लॉक ऑफ है आपका, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि इसका प्रयोग करने से न्यूमेरिक कीज जो होती हैं आपकी, वो माउस की तरह काम करने लगती हैं। ठीक है, कर्सर की तरह आपका काम करने लगती हैं। कैप्स लॉक की अगर मैं बात करूं, तो इसको ऑन करने पर सभी लेटर्स कैपिटल लिखे जाते हैं, व ऑफ करने पर सभी स्मॉल। यानी कि जैसे आप कैप्स लॉक ऑफ है और आप जो भी कुछ लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, आप जो भी कुछ लिख रहे हैं, कैप्स लॉक ऑन है तो वो सभी के सभी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और आप जो भी कुछ लिख रहे हैं और कैप्स लॉक ऑफ है आपका, तो आप जो भी कुछ लिख रहे हैं वो कैसे लिखा जाएगा बताएंगे? तो वो आपका स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, और ऑन है तो हमारा कैपिटल में लिखा जाएगा। ठीक है, चलते हैं। नंबर लॉक कैप्स लॉक हो गया। इसके बाद एक बटन होता है शिफ्ट। अगर मान लो आपका कैप्स लॉक ऑफ है, क्या है, अगर मान लो कि आपका कैप्स लॉक कैसा है, ऑफ है। ठीक है, चलो, और आप कोई नंबर लिख रहे हो, कोई लेटर, तो स्मॉल लिखा जाएगा। आप चाहते हो कि इसे कैपिटल लिखा जाए, तो आप शिफ्ट बटन दबा दो। कौन सा? आप यदि शिफ्ट बटन के साथ में कोई भी अक्षर दबाएंगे, तो जैसे कैप्स लॉक है उसका विपरीत काम करेगा। विपरीत काम कैसे करेगा भैया? तो जो भी हमारा कैप्स लॉक है, जैसे मान लो हमने शिफ्ट, हम कैप्स लॉक ऑफ है मेरा, ऑफ, और मैंने शिफ्ट के साथ स्मॉल ए दबाया तो ये कैपिटल ए हो गया। और अगर यहीं पर मैं कहूं कि ये हमारा क्या है, ऑन है, ऑन है, और मैंने शिफ्ट के साथ कैपिटल ए ऐसे करके दबाया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? तो यहां पर फिर शिफ्ट के साथ अगर हम बटन दबाएंगे तो ए दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? स्मॉल ए दिखाई देगा। ठीक है, तो मुझे बताएंगे कि क्या यहां ये आपको शिफ्ट बटन का मतलब समझ में आया? स्क्रॉल लॉक क्या होता है? आप अपने पेज को ऊपर नीचे करना चाहते हो, उसे वहीं पर रोकना चाहते हो, इसके लिए हम स्क्रॉल लॉक का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से पेज को स्क्रॉल करना बंद करना चालू किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और हमें वहीं पर बटन दिया रहता है प्रिंट स्क्रीन के नाम से। यानी कि जितना भी जो व्यू आपके सामने खुला है, आप उस पूरे व्यू का अगर एक बार में क्या है स्क्रीनशॉट एक तरीके का लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, है ना? तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग करेंगे। कि प्रिंट स्क्रीन बटन एक स्क्रीनशॉट लेता है, इसे क्लिपबोर्ड पर बाद में आप कहीं पर भी क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, और फिर उस फाइल को सेव भी कर सकते हो, है ना? फिर आप क्या कर सकते हैं, उसे सेव भी कर सकते हैं। द प्रिंट स्क्रीन बटन टेक्स अ स्क्रीनशॉट एंड कॉपीज इट टू क्लिपबोर्ड और सेव इट टू अ फाइल। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि एक तो हमने दो तरीके से कीबोर्ड को वैसे बांट दिया कि कौन सा आपका कैसा होता है, मल्टीमीडिया है, कौन सा कैसा है। अच्छा, कीबोर्ड को ऐसे भी बांटते हैं कि कीबोर्ड तीन तरीके के और होते हैं। अजर्टी कीबोर्ड लेआउट के आधार पर। कैसे? ये कीबोर्ड के लेआउट है ना? तो अगर आपसे पूछे कि लेआउट के आधार पर कीबोर्ड आपके कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ पर दो हैं, ये तीन हैं। कौन कौन से तीन है जी? तो एक तो होता है हमारा क्वेटी कीबोर्ड। क्वेटी कीबोर्ड जो पूरा भारत यूज करता है, जो आप यूज करते हो, जो मैं यूज करता हूं, जो आप अपने फोन में, जो आप अपने फोन में कीबोर्ड, आपके फोन में आप अभी जो टाइप कर रहे हो, जो भी कुछ आप लिख रहे हो, तो उसमें कौन सा कीबोर्ड यूज हो रहा है इनमें से? तो उसमें क्वेटी कीबोर्ड यूज हो रहा है ना? अच्छा, क्वेटी कीबोर्ड की पहचान क्या थी? तो इसके जो सबसे ऊपर वाली लाइन है लेफ्ट से, जब हम उसे पढ़ते हैं, तो उसके शुरू के 6 अक्षर QWERTY होते हैं।
कौन से होते हैं? तो उसके शुरू के 6 अक्षर QWERTY होते हैं, जिसे हम क्वेटी कहते पढ़ते हैं। ऐसे ही अजैटी कीबोर्ड में भी ऐसे ही होते हैं, अजैटी, ठीक है। और एक होता है हमारा ड्वेर्क कीबोर्ड। तो ये 3 जानकारियां भी हमें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसके बाद जो ये शॉर्टकट कीज हैं, ये सभी के सभी आप MS वर्ड में पढ़ चुके हो। एक बार मैं स्पीड में रिवाइज कर देता हूं। क्या होम बटन क्या काम करता है? तो टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड की क्या है जी? तो कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। कंट्रोल होम क्या काम करता है? तो डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में क्या करने के लिए? डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल होम का प्रयोग करते हैं। और कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए, कर्सर को पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए हम कंट्रोल एंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पेज अप बटन क्या काम करता है? एक स्क्रीन अप करने के लिए। पेज डाउन बटन क्या काम करता है? एक स्क्रीन डाउन करने के लिए। एंटर बटन क्या काम करता है? एक नया पैराग्राफ आप बना सकते हो। विंडो बटन क्या काम करता है? स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। टैब बटन क्या काम करता है? कर्सर को राइट साइड आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। आप इस विंडो की जगह पर कंट्रोल एस्केप शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। आप इसके स्थान पर कंट्रोल एस्केप का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि बैक स्पेस, आप जानते हो कर्सर के बाईं ओर का एक अक्षर। मैं स्पीड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सभी चीजें हम वर्ड में आपका बता चुके हैं। डिलीट से दाईं ओर का एक अक्षर हटेगा, कंट्रोल बैक स्पेस से बाईं ओर का एक पूरा शब्द, और कंट्रोल डिलीट से दाईं ओर का एक पूरा शब्द हट जाता है। तो यहां पर आज की क्लास में हमने एक पहली इनपुट डिवाइस जिसका नाम था हमारा कीबोर्ड, इसके बारे में हमने A to Z जानकारी पढ़ ली, है ना। इसके बारे में हमने A to Z जानकारी जान ली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हर चीज आपको समझ में आ गई होगी, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं होगा जो ना समझ में आया हो। जैसे पहले तो मैंने बताया भाई पूरा सिलेबस कम जरूरी है, ठीक है। जो क्लासेस रह रही हैं वो भी आपको करनी चाहिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि ये टॉपिक्स हमारे रह गए हैं जो मैंने आपको बताया हम आगे की क्लास में करने वाले हैं। कंप्यूटर को 3 भागों में बांटते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर। हार्डवेयर क्या होता है आप जान गए। फिर इनपुट क्या होता है ये आप जान गए। फिर इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं ये आप जान गए। फिर इनपुट डिवाइस होती कौन कौन सी हैं उसकी हमने आपको एक लिस्ट दी, जिसकी बाकी सभी के बारे में हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे, है ना। आगे की क्लास में चर्चा कर रहे होंगे। अभी हमने कीबोर्ड के बारे में प्रॉपर डिटेल में मैक्सिमम जानकारी ले ली, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद 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 अच्छी लगी होगी। हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मैसेज करके। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन इसी के नेक्स्ट पार्ट यानी कि इनपुट डिवाइसेस के आगे की इनपुट डिवाइसेस की तरफ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।